हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर्षिंग फैक्ट्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर जो है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर, तो इसमें क्या होता है ना कि आपने जो भी परचेज किया है और जो भी आपने सेल किया है, तो जब आपने परचेज किया होगा कोई भी सामान को तो आपने जीएसटी दिया होगा, है कि नहीं? और जब सेल करते होंगे तो आप गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम कर लेते होंगे, बिल्कुल। तो जब मान के चलिए आपने जो है वो जीएसटी पे किया है वो 1,000 रुपए का, ठीक है, और आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है आपके क्रेडिट लेजर में 900 रुपए का। ओके, तो बचा हुआ 100 रुपए जो है आप कैश में दे दीजिए कैश लेजर से, और 900 रुपए जो है आप दे सकते हैं किससे? क्रेडिट लेजर से। अब ये लेजर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप जो है वो फोन पे चलाते होंगे, पेटीएम चलाते होंगे, तो उसमें होता है ना पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एचडीएफसी बैंक, आपके पास जो भी बैंक अकाउंट होता है तो वो बैंक अकाउंट में लेजर बनते रहता है, ठीक है। तो लेजर इस टाइप का होता है, ये होता है डेबिट, ये होता है आपका क्रेडिट, ठीक है। तो इधर इधर आपका कुछ बैलेंस रहता है, इधर इधर कुछ बैलेंस रहता है, इसको बोलते हैं लेजर। अब 3 तरह के लेजर होते हैं और इस चैप्टर में हमें उन सभी के बारे में पढ़ना है। और पेमेंट ऑफ टैक्स निकलता कैसे ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर को, वीडियो को पूरा प्लीज देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सीख जानिए कि कुछ डिफिनेशन। सबसे पहले समझते हैं कि आउटपुट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स का मतलब होता है कि GST chargeable on taxable supplies of goods or service paid by taxable person by agent of taxable person। मतलब कि आपने जो है जो भी सामान आपने खरीदा है ना, तो आपने जब सामान खरीदा होगा, जो भी परचेज किया होगा, मान के चलिए आपने एक एक बक्सा खरीदा है, ठीक है, एक बक्सा खरीदा है। अब ये बक्सा जो है वो 100 रुपए का है, इसमें आपने 18 रुपए का जीएसटी दिया, तो जो 18 रुपए जीएसटी है ना, ये आपका आउटपुट टैक्स, आपको ये पे करना है। ओके, तो जीएसटी चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जो कि टैक्सेबल पर्सन देता है और उसके अलावा उसका एजेंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया जाता है टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि आप एक रिसिपिएंट है, एक सप्लायर है, तो रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। अगर सप्लायर पे करता जीएसटी, यानी कि जो सामान बेच रहा है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज होता है, FCM। ओके, आगे चलते हैं। आउटपुट टैक्स का मतलब समझ में आ गया आपको। फिर बोलता है कि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। तो टैक्सेबल पर्सन वो इंसान होता है जो कि रजिस्टर्ड है और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। ओके, किसमें? अंडर सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट और अंडर सेक्शन ये 24 ऑफ CGST एक्ट में। मतलब कि टैक्सेबल पर्सन वो इंसान हो गया ना जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है, या तो वो ले चुका है या तो उसको लेना जरूरी है। ओके, आगे बोलता है कि पेमेंट टू बी मेड इन जीएसटी रिजीम। अब आपको पेमेंट जो है वो जीएसटी रिजीम में कैसे क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह का पेमेंट होता है। तो फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST और SGST दोनों लगता है, मतलब C+S दोनों लगता है। लेकिन जब आप इंटर स्टेट करते हैं, देखिए इंट्रा का एग्जांपल देता हूँ। आप झारखंड में रहते हैं और आपने झारखंड के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके सामान खरीदा, तो आपको CGST और SGST दोनों देना होगा। मान के चलिए CGST का रेट है 9% और SGST का है 9%, तो आपको टोटल 18% का GST देना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है कि IGST टू बी पेड, जिसमें कि बोथ CGST और SGST का कंपोनेंट आता है। मतलब कि आपको देना तो 18% ही है, लेकिन IGST पे करना रहता है, ठीक है, IGST। ओके, IGST कब होता है? मान के चलिए आप पंजाब में रहते हैं और झारखंड के बंदे को आपने क्या किया, सामान बेचा है, तो ये बंदा जब आपको पे करेगा ना, तो GST जो है वो IGST होगा। ओके, फिर बोलता है कि वेयर एप्लीकेबल इंटरेस्ट फीस पेनल्टी एंड एनी अदर अमाउंट आल्सो टू बी पेड, ठीक है। तो ये भी हम लोग पे करते हैं। मान के चलिए IGST CGST SGST के अलावा भी अगर कोई इंटरेस्ट है, मतलब आपने लेट पैसा पे किया है, फिर पेनल्टी आप पे लगा है, तो वो भी हम लोग पे करते हैं जीएसटी में। फिर बोलता है कि की फीचर ऑफ पेमेंट प्रोसेस, क्या क्या फीचर्स है अभी जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उससे क्या फायदा है। तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ एक तो बेसिक मैनुअली ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक मतलब लीजिए कि हम महाकाल लोग का सब कुछ ऑनलाइन अब हो लाइक और चुका शेयर है ठोक ना। लीजिए, तो 5,000 जब लौटे भी दिख जाना जीएसटी पे चाहिए। करते ये हैं तो 4,000 के लिए मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, मतलब आप कहीं पे रह लाइक के ठोकी। पेमेंट कर सकते हैं, तो ये फायदा हो गया है। फिर बोलता है कि कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, तो आसान हो चुका है, रियल टाइम
डेटा फॉर टैक्स कलेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, मतलब कि जब आप टैक्स पे करिएगा, अगर आपने आज पे किया है, आपने आज अगर पे किया है तो वो आज के आज रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, मतलब जल्दी पहुंचता है उनके पास पैसा, पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है, स्पीड में होता है सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन भी हो जाता है कि कितना आपने रिसीव किया और कितना आपने पे किया, ये रिकंसाइल भी हो जाता है। रिकंसाइल मतलब मैच हो जाना। सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर बैंक्स, मतलब बैंक्स के लिए बहुत आसान हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। पहले बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आता था, रिकॉर्ड करना मुश्किल था। अब देखिए वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान, अब सारा चीज़ को आप वेयर हाउस कर सकते हैं, ओके, मतलब कि स्टोर कर सकते हैं। फिर बोलता है व्हाट आर ई लेजर्स, तो ई लेजर्स क्या होता है चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स या ई लेजर हम लोग बोलते हैं, वो स्टेटमेंट होते हैं कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट के इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इन एडिशन ईच टैक्स पेयर शैल आल्सो हैव एन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, मतलब कि एक तरह से लेजर हो गया, ठीक है, ऐसे करके इसका फॉर्मेट रहता है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर, इधर पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, ये होता है इसका फॉर्मेट, ऐसा अकाउंट में जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये उसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पर तीन तरह के लेजर होते हैं, एक होता है कैश लेजर, एक लायबिलिटी लेजर टाइप का, और एक होता है क्रेडिट लेजर, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं, चलिए। अब बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक अकाउंट होता है जहां पर रिकॉर्ड करते हैं डिपॉजिट्स और रिसीप्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स लायबिलिटी आर मेंटेन, मतलब कि जो भी आपको पैसा मिल रहा है और जो भी आप पे कर रहे हैं उसका जो है मेंटेन किया जाता है, ओके। जैसे कि कैश रिसीप्ट को क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी पेमेंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब रिसीव करते हैं तो IGST, CGST, SGST में हम लोग को मिलता है कि नहीं। कैश रिसीव्ड यूजिंग ऑनलाइन मोड्स, OTC, डिपॉजिट, TDS और TCS, इसके थ्रू हम लोग को पैसा मिलता है, ठीक है। और जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, फीस का और अदर अमाउंट का, ओके। ये हो गया आपका कैश लेजर। यहाँ पर हम लोग डिपॉजिट और रिसिप्ट को मेनली रिकॉर्ड करते हैं। फिर बोलता है कि मोड्स ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो क्या क्या मोड होता है, तो इंटरन क्या लिखा हुआ है, इंटर्न बैंकिंग। इंटर्न बैंकिंग में कोई लिमिट नहीं है, क्रेडिट डेबिट कार्ड में भी लिमिट नहीं है, मतलब आप कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं कैश लेजर में, ओके। यूपीआई में भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा यूपीआई से करिए। NEFT, RTGS, IMPS में भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ओवर द काउंटर जाके करते हैं ना, ओवर द काउंटर, तो क्या होता है कि 10,000 पर चालान पर आप पर पीरियड, मतलब कि जितना बार भी आप पे करने जा रहे हैं टैक्स, तो 10,000 जो है वो आपको क्या होगा कि पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पे कर सकते हैं अदर मोड से, क्योंकि गवर्नमेंट आपका ट्रैक रखना चाहती है। इन सभी के अलावा अगर आप कोई अलग अलग मोड से पे करेंगे तो आप पे गवर्नमेंट 10,000 का लिमिट लगा के रखी, इससे ज़्यादा आप टैक्स नहीं पे कर सकते हैं अदर मोड से। फिर बोलता है मेजर एंड माइनर हेड्स, तो मेजर हेड्स का मतलब जैसे कि आपने सेक्शन पढ़ा होगा, कोई भी कंपनी का सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन 2, फिर क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, है ना। तो ये हो गया मेजर हेड, ठीक है। ये उसका माइनर हेड, और ये माइनर माइनर हेड मतलब कि बहुत छोटा छोटा, तो सबसे मेन ऐसे होता है। उसी तरह जीएसटी में क्या होता है कि मेजर हेड होता है IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस। अब इसके अंदर में ये सब होते हैं, मतलब समझ लीजिए कि ये पिताजी हैं तो ये आपके सन है, ओके। बोलता है कि ईच ऑफ दीज मेजर हेड्स हैव 5 फॉलोइंग माइनर हेड्स, मतलब कि IGST का ये टैक्स होता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ओके, और अदर्स। CGST का भी सेम, ऐसे ऐसे करके सारे का होता है। तो ये हो गया माइनर हेड्स और मेजर हेड्स। अब बोलता है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर एंड माइनर हेड्स पॉसिबल होता है, मतलब कि आप जो है वो आराम से इंटरेस्ट का पैसा IGST वाला CGST से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोलता है कि विच डेट इज कंसिडर्ड एज डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज, मतलब कब हम लोग मान लेंगे कि आपने टैक्स जो है वो जमा किया है, वो डिपॉजिट हो चुका है। तो जिस दिन आपने चेक प्रेजेंट किया उस दिन नहीं, जिस दिन आपने पेमेंट किया उस दिन भी नहीं, जिस दिन क्रेडिट हुआ अमाउंट ऑफ द अकाउंट, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जब आपका क्रेडिट हो जाएगा ना, डेबिट हो जाएगा ना गवर्नमेंट के पास आपका पैसा, तो समझ लीजिएगा कि आपका डिपॉजिट जो है वो टैक्स ड्यूज का वो कंप्लीट हो गया। फिर बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। अब हम लोग कैश लेजर पढ़ चुके हैं, क्रेडिट लेजर क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। तो यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता है कि आपने जो भी सामान सेल किया है ना, तो गवर्नमेंट से आप उसका ITC ले सकते हैं, तो वही ITC को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसका क्रेडिट लेजर बनाते हैं। तो ये वाला लेजर यहाँ पर बनता है, ओके। अब ये बोलना चाह रहा है कि किस तरह हम लोग जो है ITC का पैसा यूज करेंगे। तो सबसे पहले बोलता है ना कि अगर मान के चलिए आपके पास 1,000 रुपए है IGST में अकाउंट में, ये समझ लीजिए एक तरह से अकाउंट है, तो 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में IGST के, तो सबसे पहले आप IGST का टैक्स पे करिएगा उस पैसे से। फिर पैसा अगर बच गया, मान के चलिए 500 रुपए का आपको टैक्स पे
पे करना था तो आप ये वाला बैलेंस यूज कर लीजिए, बचा वो 500 आप इसमें यूज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, मतलब कि 200 रुपये इसको दे दीजिए, 300 रुपये इसको दे दीजिए। फिर बोलता है ITC ऑफ GST टू बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फर्स्ट मैंडेटरी, मतलब कि IGST का पैसा जो है ना, अगर 1,000 रुपये आपके पास पड़ा है तो पहले उसी को खत्म करिए, ऐसा नहीं कि आप दूसरे हेड में चले जाइएगा। फिर CGST का पैसा आपको CGST में पहले इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद आप IGST में कर सकते हैं। मतलब कि CGST का पैसा CGST में हो सकता है, IGST में हो सकता है, लेकिन SGST में नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद बोलता है कि IGST हैज बीन यूटिलाइज्ड, देखिए IGST हैज बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली बिफोर यूटिलाइजेशन SGST फॉर पेमेंट ऑफ IGST। वही बात बोला है कि CGST का पहले आपको पूरा पैसा यूज कर लेना होगा। फिर SGST UTGST में ना रूल वही है, सेम इसके जैसा रूल है कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल करिए, मतलब कि अगर 1,000 रुपये आपके पास SGST वाले अकाउंट में है तो उसका टैक्स पे करिए और उसके बाद बचा हुआ IGST में पे कर सकते हैं। फिर बोलता है द CGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ SGST UTGST, और सेम इसमें भी बोला है कि SGST का पैसा CGST में यूज नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर क्या होता है। तो यहाँ देखिए लायबिलिटी लेजर मतलब कितना आपको टैक्स पे करना है। तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन, सबसे पहले आपको सारा ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड पे करना है। मतलब अगर 2024 चल रहा है तो 2023 का अगर आपके पास कोई टैक्स पे करना है ना तो पहले उसको खत्म करिए, फिर जो करंट ईयर का 2024 का खत्म करिए। और अगर आपका कोई डिमांड आया है जैसे 73 74 में बताया गया है ना कि जो प्रॉपर ऑफिसर होता है आपने कुछ गड़बड़ी किया है, चोरी चमारी किया है, आपने टैक्स कम पे किया है, तो कोई डिमांड आ जाता है। डिमांड आ जाना का मतलब कि गवर्नमेंट आपको बोलती है भाई इतना तुम पैसा दो पेनल्टी के साथ, तो वो पैसा इन सभी के बाद दीजिएगा। मतलब ऑर्डर देखिए पहले पुराना वाला साल का, फिर इस साल का, फिर अगर कोई डिमांड आया तो। अब बोलता है कि मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट, तो आपको पेमेंट किस तरह करना है। बोलता है कि थ्रो डेबिट कार्ड, यहाँ देखिए थ्रो डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो थ्रो डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में बोलता है कि थ्रो डेबिट ऑफ क्रेडिट लेजर ऑफ टैक्स पेयर मेंटेन्ड ऑन द कॉमन पोर्टल ओनली टैक्स कैन बी पेड, मतलब कि जो आपका क्रेडिट लेजर में है ना इससे आप सिर्फ टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन जो आपका कैश में है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। पेमेंट कैन बी मेड इन कैश बाय डेबिट इन कैश लेजर टू द टैक्स पेयर मेंटेन्ड ऑन कॉमन पोर्टल। अब फिर आगे बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, क्रेडिट लेजर क्या होता है, लायबिलिटी लेजर क्या होता है। तो बोलता है ना कि कैश लेजर वो लेजर होता है जो रिफ्लेक्ट करता है सारा डिपॉजिट मेड इन कैश, जैसे कि TDS TCS मेड ऑन अकाउंट ऑन टैक्स पेयर। तो कैश लेजर बोलता है कि जो भी आपने डिपॉजिट किया है कैश में और TDS TCS आपने जो दिया है वो सभी। फिर दिस लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस एंड अदर अमाउंट, है कि नहीं। यानी कि आपके पास जो कैश लेजर है इसका पैसा आप कुछ भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कि टैक्स का पैसा पे करने के लिए, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, कोई फीस आपको देना है उसके लिए। फिर बोलता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो ये लेजर वो होता है ना जैसे इट विल रिफ्लेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न। मतलब कि आप जब भी मंथली रिटर्न फाइल करते हैं ना हर हर महीना, मतलब 12 महीना में आपको 12 रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। तो आप जब भी रिटर्न फाइल करिएगा, रिटर्न का डेट क्या होगा वो मैं आने वाले चैप्टर में बताऊंगा, ओके, कि क्या आपका रिटर्न का डेट है, कितना रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा, ओके। और लाइक अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। बोलता है द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ओनली टैक्स, मतलब कि आप जो क्रेडिट लेजर में पैसा रखते हैं ना वो सारा पैसा आप सिर्फ टैक्स देने के लिए यूज कर सकते हैं और किसी और चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो बोलता है ना इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर आफ्टर नेटिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ। मान के चलिए जनवरी का महीना है, ओके। अब देखिए आपने जो है वो 100 रुपए का सामान खरीदा था और उसमें आपने 18 रुपए का GST दिया था, ठीक, आपने पे किया। जब आपने परचेज किया तो आपने 18 रुपए का GST दिया होगा। लेकिन आप जो है गवर्नमेंट को जाके कैश जरूरी नहीं है दे दीजिए, आपके पास हो सकता है पहले आपके पास ITC पड़ा हो। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, चेक करिएगा प्लेलिस्ट में। तो ITC जो है ना वो आप उसका पैसा यूटिलाइज करके ये 18 रुपए दे सकते हैं बड़े आराम से। तो ये होता है नेट में। मान के चलिए आपके पास 10 रुपए पड़े थे किसमें, ITC में, और बचा हुआ 18, और 18 रुपए आपको देना था, तो 8 रुपए नेट में हो गया ना, 18 - 10, तो 8 रुपए आपके बच गए, इसको आप कैश में दे दीजिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, कितना आपका नेट में लायबिलिटी आया है उस महीने का,
फिर बोलता है पेमेंट ऑफ टैक्स बाय इलेक्ट्रॉनिक लेजर। अब इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एज्यूम इट इज एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो ये समझ लीजिए बैंक अकाउंट है, मतलब सॉरी बैंक जो है वो आपको समझाने के लिए इस तरह का बैंक अकाउंट आप देखे होंगे अपने, जब आप बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाते होंगे। तो डेबिट साइड कैश लेजर में क्या लिखते हैं? जो भी क्रेडिट अकाउंट अमाउंट होता है ना दिस लेजर का मे बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी आपका इसमें पैसा आता है उसको आप टैक्स इंटरेस्ट फीस के लिए यूज कर सकते हैं। और रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंस अमाउंट आफ्टर पेमेंट ऑफ अबाउट टैक्स ईटीसी कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड बाय टैक्सेबल पर्सन। और बचा हुआ पैसा आप रिफंड कर सकते हैं। और जो भी आप इसमें डिपॉजिट करिएगा उसको क्रेडिट साइड लिखिएगा। ओके, एनी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस, ठीक है, उसको आप इधर लिखिएगा। और टीडीएस टीसीएस जो आपने क्लेम किया है उसको भी आप कहाँ लिखिएगा? क्रेडिट क्रेडिट साइड में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के। अब बोलता है आगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। तो क्रेडिट लेजर में जो डेबिट साइड होता है ना उधर हम लोग लिखते हैं कि क्रेडिट अमाउंट ऑफ दिस लेजर मे बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, जैसे कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। इन सब चीजों का पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट लेजर का यूज करेंगे जो कि डेबिट साइड में होता है। और क्रेडिट साइड में आपका इनपुट टैक्स जो आपने लिया है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी सीजीएसटी, मतलब जो आपने पैसा लिया है सरकार से आई ये आईटीसी के तौर पे। अब उसके बाद बोलता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर कैसा दिखता है। तो इसका डेबिट साइड में अमाउंट पेबल टुवर्ड्स इंटरेस्ट फीस, ठीक है, और टैक्स ऑन इंटरेस्ट पेबल, फिर एनी ड्यूज। और क्रेडिट साइड में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो पैसा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का उसको इधर लिखिएगा, और जो क्रेडिट लेजर का पैसा है उसको भी इधर लिखिएगा। और जितना लास्ट में अमाउंट बच गया उसको आप पे कर दीजिए लायबिलिटी लेजर में, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। ओके, फिर बोलता है आगे इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो सेक्शन 50 बोलता है ना कि पर्सन इज टू पे इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट ऑन हिज ओन। इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 18%, मतलब जब भी आप लेट जमा करिएगा टैक्स का पैसा तो 18% का रेट से आप पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट का पैसा। इंटरेस्ट पेबल ऑन नेट कैश लायबिलिटी ऑफ टैक्सेस। तो ये बोलता है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स डिक्लेयर्ड एंड पेड इन जीएसटीआर 3B फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आपने ड्यू डेट के बाद पैसा जमा किया है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट लेजर, टैक्स पेड थ्रू कैश लेजर, और इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द कैश पोर्शन ऑफ टैक्स। तो जो कैश पोर्शन होता है ना उस पे आपको टैक्स देना रहता है, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा है उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए, लास्ट में जो कैश पोर्शन बचा है उस पे आपको इंटरेस्ट का पैसा देना रहता है। फिर बोलता है इंटरेस्ट पेबल ऑन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट पेबल ऑन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी वेयर रिटर्न इज फर्निश्ड विद इन ड्यू डेट। अगर आपने ड्यू डेट से पहले जो है वो रिटर्न फाइल कर दिया है, अपना टैक्स लायबिलिटी पे कर दिया है, तो उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट लेजर, थ्रू कैश लेजर, और इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द टैक्स पेड थ्रू कैश एंड क्रेडिट लेजर। ड्यू डेट के पहले अगर आपने पे किया है ना तो आपका इन दोनों में लग जाएगा, जो क्रेडिट लेजर में और कैश लेजर में पैसा है। फिर आगे बोलता है कि इंटरेस्ट पेबल ड्यू टू रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। मतलब कि आपने चोरी चमारी किया, कुछ तो गड़बड़ी किया और आपने ज्यादा आईटीसी ले लिया। तो अगर आपने आईटीसी का पैसा यूटिलाइज नहीं किया है ना तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यूटिलाइज कर दिया है, ठीक है, अपना टैक्स पे करने में या फिर उसको रिफंड लेके आप अपना मौज उड़ा रहे हैं तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टिल रिवर्सल डेट, मतलब कि जिस दिन तक आप वो पैसा वापस गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं कर देते हैं, आईटीसी का गलत अवेल किया हुआ पैसा, तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर आगे बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये बोलता है सेक्शन 53 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 18 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आप आईटीसी जो सीजीएसटी का है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का, मैंने बताया था ऊपर में। तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी सो यूज्ड इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सीजीएसटी अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट। तो वही बात बोल रहा है कि सीजीएसटी का जो पैसा है वो आईजीएसटी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बोलता है कि आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का पैसा तो हम लोग सीजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं, यूटीजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं और एसजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं। तो जो अमाउंट इक्विवेलेंट है आईटीसी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी आईजीएसटी अकाउंट से सीजीएसटी वाले में, और अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी सो यूज टू इज ट्रांसफर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आईजीएसटी अकाउंट टू द रिस्पेक्टिव एसजीएसटी अकाउंट। तो वही बात बोल रहा है कि जिसका भी पैसा रहेगा उसको उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
अब चलिए चैप्टर खत्म हो गया, से क्वेश्चंस देख लीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स रजिस्टर्ड आर बीइंग मेंटेन्ड ऑन जीएसटी। तो 3 तरह के होते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ जीएसटी पेमेंट, तो ये मैंने बता दिया आपको कि बहुत आसान हो चुका है पेमेंट वगैरह। फिर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स मेड अंडर जीएसटी। तो ये बोल रहा है कि ये वाला प्रिंसिपल लगेगा इस पे। तो आगे इसका आंसर दिया हुआ है, स्टेट द नेम ऑफ आउटपुट टैक्स। तो ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके आगे आप ये क्वेश्चंस बच गए इसका ले लीजिए। फिर ये देख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ, फाइव, सिक्स का देख लीजिए, और ये 7 का। अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।